हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। पता है कि आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोग सभी घर पे रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आप लोगों के लिए मैं क्लास 10th का वीडियो लेके आई हूँ, तो आप प्लीज आगे भी देखते रहें। सारे सब्जेक्ट में कराऊंगी धीरे धीरे। अभी तो ज्योग्राफी से स्टार्ट की हूँ, फिर साइंस का भी करवाऊंगी। और आप उसका एक अच्छा सा नोट्स बना लो। थैंक यू। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर 4 कृषि लेके आई हूँ। इसके पहले 1 2 3 करवा चुकी हूँ, वो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो पहले आप उसको वॉच करें, उसके बाद अगर इसको देखिएगा तो ज़्यादा उपयोगी होगा। तो अभी कृषि से संबंधित जो एनसीईआरटी का चैप्टर है वो करीबन 17-18 पेज का है। तो मैं उसका जो क्वेश्चंस है एमसीक्यू वो मैं करवा रही हूँ आपको। कौन सी एक रबी फसल है? धान, तरबूज, गेहूँ, मक्का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें रबी फसल कौन सी है? गेहूँ। गेहूँ क्या है? रबी फसल है। इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है? रबर, जूट, टमाटर, कॉफ़ी। रेशेदार फसल, तो रेशेदार फसल क्या हो जाएगा? जूट। निम्न में से किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रगणी उत्पादक और निर्यातक है? कॉफ़ी, दाल, चाय, दही। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए? चाय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी फसल रोपण कृषि का उदाहरण है? तो रोपण कृषि का उदाहरण क्या हो जाएगा बताइए? चावल, रबर, गेहूँ। इनमें उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। विश्व में कौन सा देश तिलहन उत्पादन में अग्रगणी है? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान। तो इसका क्या हो जाएगा? भारत जो है वो तिलहन उत्पादन में अग्रगणी देश है। निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है? जूट, गेहूँ, चाय, तिलहन। तो रोपण कृषि का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो चाय हो जाएगा रोपण कृषि का उदाहरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है? तो रेशेदार फसल कौन सा नहीं है बताओ? रबर जो है वो रेशेदार फसल नहीं है। कपास, जूट और शन ये क्या है? रेशेदार फसल है। निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? गेहूँ, चावल, मूंगफली, जूट। तो हम लोग जूट को क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा कहते हैं। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? तो रेशम के उत्पादन क्या कहलाता है बताइए? सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर या एग्रीकल्चर। तो इसका हो जाएगा सेरीकल्चर कहलाती है। कौन सा देश विश्व में फल एवं सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत जो है वो फल और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत की 4 रबी तथा 4 खरीफ फसल के नाम बताइए। रबी में क्या आ जाएगा? गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों। और आपका खरीफ में आएगा चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग आदि। रोपण कृषि की 2 विशेषता बताइए। पहला तो रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है और अधिक पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है। दलहन और तिलहन फसलों के 4 उदाहरण। तो दलहन में तो जानते हैं हम लोग अरहर, मूंग, उड़द, मटर, चना, मसूर आएगा। तिलहन में क्या आ जाएगा? मूंगफली, सरसों, अलसी, तिल और सोयाबीन आ जाएगा। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना कृषि का कौन सा प्रकार है? तो सेरीकल्चर है। क्या हो जाएगा? सेरीकल्चर। नेक्स्ट, कर्तन दहन कृषि या स्थानांतरित कृषि विभिन्न देशों में किन किन नामों से जाना जाता है? तो मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका में मिल्पा। मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका में क्या इसका नाम है? मिल्पा। वेनेजुएला में कोनुको। कर्तन दहन कृषि या स्थानांतरित कृषि को ही कर्तन दहन कृषि कहते हैं। तो मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका में याद रखना, आप इसको नोट्स करते चलो। मिल्पा। वेनेजुएला में क्या हो जाएगा? कोनुको। वेनेजुएला में कोनुको। ब्राज़ील में रोका। इंडोनेशिया में लदांग। वियतनाम में रे। मध्य अफ्रीका में मशोले। जीवन निर्वाह कृषि की 2 विशेषता बताइए। पहले तो भूमि की छोटे टुकड़ों पर परंपरागत रूप से कृषि करना, प्राय मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता तथा फसल उगाने की पर्याप्त परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर। गहन कृषि के 2 गुण बताइए। तो गहन कृषि में क्या होगा? अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों तथा सिंचाई का प्रयोग
भूखंडों का आकार छोटा होने पर कई फसल उगाना। उसके बाद है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। ऑर्गेनिक कृषि या जैविक कृषि क्या है, प्राकृतिक तरीकों से कृषि उर्वरकों कीटनाशकों का प्रयोग न करके कृषि करना कार्बनिक कृषि या ऑर्गेनिक कृषि या जैविक कृषि कहते हैं। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है, जूट या पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जीविका जीविका कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर बताइए। जीविका निर्वाह कृषि, यह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर पुराने कृषि औजारों द्वारा की जाती है। किसान अपने परिवार तथा स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन करता है। सघन बसे इलाकों में की जाती है। 2 या 3 फसलें ही उगाई जाती है। अनाज, गेहूँ, चावल और मक्का जो है वो जीविका निर्वाह के लिए की जाती है। वाणिज्य कृषि जब हम करेंगे तो खेतों का आकार क्या हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। उत्पादन निर्यात के लिए करेंगे, एक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाएगी, एक फसल उगाई जाती है और गेहूँ, कपास, गन्ना, इसमें गेहूँ, कपास और गन्ना आता वाणिज्य कृषि में। सरकार द्वारा किसानों के हितों के लिए सरकार द्वारा किसानों के हितों के लिए किए गए संस्थागत सुधारों का एक मिनट गाइस, क्या है, सरकार द्वारा किसानों के हितों के लिए किए गए संस्थागत सुधारों का वर्णन कीजिए। पहले स्वतंत्रता के पश्चात सामूहिकरण, जोतों की चकबंदी, सहकारिता और जमींदारी को समाप्त करना, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार और कम दर पर ऋण सुविधाएं देना, ये सरकार द्वारा किसानों के लिए किया गया है। अब चाय की फसल के लिए 4 भौगोलिक दशाएं बताएं। तो चाय की फसल के लिए कैसी भौगोलिक दशा होनी चाहिए, सबसे पहले तो उष्ण और उपोष्ण जलवायु होना चाहिए। ह्यूमस और जीवाश्म युक्त मिट्टी होनी चाहिए। सुगम निकाल वाले ढलवा क्षेत्रों में उगाई जाती है। पूरे वर्ष गर्म तथा नम पाला रहित जलवायु होना चाहिए। वर्ष भर समान रूप में वर्षा की बौछार हो और उच्च आर्द्रता होना चाहिए चाय की खेती के लिए। रबर एवं मक्का के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो रबर के लिए भूमध्य रेखीय उष्ण एवं उपोष्ण क्षेत्र होना चाहिए। उसके बाद नम्र और आर्द्र जलवायु होना चाहिए रबर के लिए। 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए। अब हम लोग आ जाएंगे मक्का। तो मक्का के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान होना चाहिए मक्का की कृषि के लिए। कितना गाइस, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। आप लोग प्लीज़ स्टूडेंट नोट करते चलो। पुरानी जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए और खरीफ की फसल होना चाहिए। गन्ने की खेती के लिए कैसी भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए, गन्ने की खेती के लिए भौगोलिक दशाएं उष्ण एवं आर्द्र जलवायु, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री तापमान, 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। 2 प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य क्या है बताओ, उत्तर प्रदेश, पहला तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बिहार। चावल तथा कपास के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखिए। चावल के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, वर्षा 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। जलोढ़ और दोमट मिट्टी, उत्तरी पूर्वी भारत, तटीय क्षेत्र, एक डेल्टा क्षेत्र कपास के लिए 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होनी चाहिए। स्वच्छ आकाश पाला रहित 210 स्वच्छ आकाश पाला रहित 210 दिन होना चाहिए। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। काली मृदा चाहिए कपास के लिए, और इस कपास के लिए प्रमुख उत्पादक राज्य में महाराष्ट्र आता है, उसके बाद गुजरात, फिर मध्य प्रदेश आता है। तीसरा नंबर मध्य प्रदेश का है। भारत में उगाए जाने वाले 4 रेशेदार फसलों के नाम लिखिए। इनमें से कौन सा रेशा सीधे फसल उगाने से प्राप्त नहीं होता, इसके उत्पादन का विधि का नाम बताइए। तो कपास, जूट, सन एवं प्राकृतिक रेशम। कपास, जूट, सन मृदा में बोई जाती है। रेशम का उत्पादन रेशम के कीड़े कोकून से, और रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है।
भारत में गेहूं की खेती की किन्हीं 4 विशेषता बताइए। पहले तो गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है कि क्या है, दूसरी महत्वपूर्ण है। यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों की खाद्यान्न की फसल है। 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा, शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप होनी चाहिए। उत्पादन राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान आदि है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है भारत में। विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना भारत की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। ये पिछली कुछ शताब्दियों में कृषि कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। सरकार द्वारा किसानों के हितों के लिए किए गए संस्थागत सुधारों के बारे में, तो सरकार ने फसल बीमा की सुविधा देना शुरू किया है। सरकारी बैंकों का विकास कर किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना, फसलों के समर्थन मूल्य का उचित निर्धारण कर प्रोत्साहित करना, मौसम संबंधी सूचनाओं को समय समय पर प्रसारित करना, कृषि संबंधी नवीन तकनीक, औजार, उर्वरकों आदि से संबंधित कार्यक्रम रेडियो तथा दूरदर्शन पर प्रसार करना। भारत में घटते खाद्य उत्पादन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का वर्णन करो। गैर कृषि उपयोग के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण बोए गए क्षेत्र में कमी, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का अधिक उपयोग के कारण उपजाऊ क्षमता में कमी, असक्षम तथा अनुचित जल प्रबंधन ने जल क्रांता और लवणता की समस्या उत्पन्न किया। अत्यधिक भूजल दोहन के कारण भौम जल गिर गया है, इससे कृषि लागत में वृद्धि हुई है। अपर्याप्त भंडारण क्षमता तथा बाजार का अभाव। जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर बताइए। तो जैसे आप जानते हैं, जीविका निर्वाह कृषि में क्या होगा, खेतों का आकार छोटा होगा, परंपरागत तकनीक और उपकरण का उपयोग किया जाएगा, स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन होता है, 2 या 3 फसलें ही मतलब इसमें हो सकता है, खाद्य फसलों की पैदावार पर बल होता है। लेकिन जब वाणिज्य कृषि में क्या होगा कि खेतों का आकार बड़ा होगा, नवीनतम तकनीक और औजार का उपयोग होगा, निर्यात करने के लिए उत्पादन होता है, एक प्रमुख फसल पर बल दिया जाता है, गन्ना, कपास, गेहूँ आदि इसमें आते हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। मैं यूं ही यूज़फुल वीडियो आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी।